Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 11th force and pressure part 3rd. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it. Okay, let's start part 3rd of force and pressure. अब तक हमने कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्स के बारे में डिस्कशन किया. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर क्या है. एज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर क्या है. तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और ए साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप. जब कोई जोर से हवा बहता है, सिर्फ हवा ही नहीं, स्टॉर्म यानी कि बहुत जोरदार का विंड बहता है, तो फिर उसे स्टॉर्म बोलते हैं. तो फिर इसमें क्या होता है, रूफ टॉप तक वो उड़ा के ले जाता है. डू यू नो इट इज वाई? यू ऑल्सो लर्न दैट winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. ये winds या फिर cyclone ये क्यों होता है? ये एयर प्रेशर की डिफरेंस से होता है. जैसे हमने पढ़ा था कि एक जगह की वायु, वो एयर जो है वो गर्म हो जाता है और फिर उस पर चला जाता है, तो फिर वहाँ पर कुछ भी एयर नहीं रहता, तो उसी खालिस्तान को भरने के लिए साइड वाला ओर से जोर से एयर या फिर विंड बहने लगता है. ऐसे ही हमारा साइक्लोन हो जाता है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? तो फिर ये प्रेशर और फोर्स के बीच क्या कुछ रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट. चलिए आगे देखते हैं. ट्राई टू पुश ए नेल इनटू ए वुडन प्लंक बाय इट्स हेड. एक नेल को हम ठोकर मार के इसका हेड में ठोकर मारते हैं और अंदर गिराने की कोशिश करते हैं. डिड यू सक्सीड? क्या आप सक्सीड किए? ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. आपने पॉइंटेड एंड को नीचे कीजिए और उसको ठोकर मारिए. कुड यू डू इट विथ इन दिस टाइम? क्या आप उसको अभी अच्छी तरह कर पाए? तो ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ ए ब्लॉन्ट नाइफ एंड देन विथ ए शार्प नाइफ. आप जब वेजिटेबल काटते हैं, पहले एक जिसका शार्प एंड ना हो, ऐसे वाला एक चाकू लेके काटिए और बाद में एक शार्प लेके काटिए. तो फिर किस में आपको ज़्यादा इजी होगा? ऑब्वियसली शार्प में. तो फिर ऐसा क्यों है? कितनी अच्छी बात अब हम डिस्कवर करने वाले हैं, जो कि हम डे टू डे लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स या फिर ये सब फेस करते हैं. आज हमको पता चलने वाला है ये सब ऐसा क्यों होता है. डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, जैसे कि द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज ए रोल इन मेकिंग दिस टास्क इजियर. जब हम नेल को पॉइंटेड एंड को नीचे करते हैं, तो फिर हमको उसको ठोकने में, हमको उसको फिक्स करने में इजी होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहता है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा होता है. तो फिर ये हमारा काम आसान हो जाता है. तो ये प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. प्रेशर क्या है? यूनिट एरिया के ऊपर जितना फोर्स एक्ट हो पाता है, यानी कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना कम होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा होगा. फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस. एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्ट कर पाएगा उसे कहते हैं प्रेशर. तो फिर प्रेशर को हम कैसे एक इक्वेशन जैसे बना पाएंगे? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर एरिया ऑन व्हिच इट एक्ट्स. तो फिर जिस एरिया में वो एक्ट कर रहा है उसके ऊपर कितना फोर्स हो रहा है, वही होता है प्रेशर. एट दिस स्टेज अब आपको पता चला कि शार्प नाइफ में क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा हो पाएगा. तो फिर इसीलिए काम आसान होगा. और पॉइंटेड नेल में भी तो यही हाल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम है, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए काम आसान है. I now understood. तो at this stage we consider only those forces. अब येलो बॉक्स में आइए. At this stage we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. अब पहली क्या बोल रही है? I now understand why porters place a round piece of cloth on their head. अब पहले को समझ में आ गया कि रेलवे में जब वो पोर्टर लोग होते हैं, अपने सर के ऊपर सामान रखने से पहले क्यों वो एक राउंड क्लॉथ देते हैं? क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा हो जाएगा.
तो ऐसे में प्रेशर कम हो जाएगा और उनको अपना लोड पता नहीं चलेगा। अगर प्रेशर कम लगे तो आसानी से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। When they have to carry heavy loads, by doing this they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. वो अपना पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ कंटैक्ट को इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेशर कम लगे। Note that the area is in the denominator in the above expression. हमने देखा कि एरिया नीचे की ओर है, फोर्स पर एरिया यूनिट एरिया है ना, ये प्रेशर है, तो फिर ऐसे में एरिया तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अगर वही फोर्स अगर कम एरिया ऑफ कंटैक्ट में एक्ट कर रहा है तो वो प्रेशर ज़्यादा होगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर। पॉइंटेड एंड, नेल का पॉइंटेड एंड देखे तो स्मॉलर एरिया होगा देन दैट ऑफ इट्स हेड। उसके हेड की तुलना में उसका पॉइंटेड एंड में कम एरिया होगा, तो फोर्स ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई हो पाएगा। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लंक। इसीलिए पॉइंटेड एंड हम रखें तो हम आसानी से उसको वुडन प्लंक में फिक्स कर पाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स? जब हम शोल्डर बैग पीछे शोल्डर में हम टांगते हैं तो फिर उसका जो स्ट्रैप होता है वो बहुत चौड़ा होता है, क्योंकि ये सरफेस ऑफ कंटैक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें प्रेशर कम हो जाएगा और हमको वेट पता भी नहीं चलेगा। एंड व्हाई द टूल मीट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस? और ऐसे हमारे कटिंग या फिर चॉपिंग नाइफ का भी वो एज बहुत शार्प रहता है ताकि हमको काम आसानी से हो जाए। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा अच्छी तरह अप्लाई हो पाएगा। डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? आपको क्या लगता है, लिक्विड या गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स? और इसी का भी ऐसे फोर्स ऑफ कंटैक्ट से वो डिपेंड करता है। लेट अस फाइंड आउट। आइए ये बात डिटेल में जानते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, एक्टिविटी 11.8। टेक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और ए प्लास्टिक पाइप। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब या फिर प्लास्टिक पाइप लीजिए। द लेंथ ऑफ द पाइप और या फिर ट्यूब शुड बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। उसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर और उसका वो डायमीटर होता है 5 to 7.5 सेंटीमीटर। और ऐसे टेक ए पीस ऑफ थिन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर। एक देख रहे हैं आप चित्र में 11.14 में ऐसे थिन क्वालिटी ऑफ रबर जो कि आसानी से, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर हो तो वो आसानी से बल्ज हो पाएगा, ऐसे वाला लेना है रबर। से ए रबर बैलून, जैसे कि एक बैलून ही सोच लीजिए, वहाँ पर आप उसको फिक्स कीजिए। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, होल्ड द पाइप एट द मिडिल। तो फिर आप मिडिल में पाइप को पकड़े रहिए और कीपिंग इट इन ए वर्टिकल पोजीशन, उसको ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अब आप पाइप में कुछ पानी डालिए। आपने पानी डाला, कीपिंग इट इन ए वर्टिकल पोजीशन। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप। डज द रबर शीट बल्ज आउट? क्या ऐसे में जो रबर शीट आपने नीचे बांधा था, टाइट किया था, क्या वो थोड़ा बल्जिंग हुआ, यानी कि फूलने जैसे लगेगा आपको? तो फिर नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कलम इन द पाइप। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे तो वाटर कलम का हाइट बढ़ता जाएगा, वो भी आप मार्क करते जाइए। pour some more water, इसमें पानी और डालिए। ऑब्जर्व अगेन द bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe। कितना पानी आप डालते जा रहे हैं, वाटर कलम को मार्क कीजिए, उसी हिसाब से कितना वो बल्जिंग हो रहा है उसको भी आप देखिए। तो फिर ये दोनों बात को आप ऑब्जर्व करते जाइए। Sheet fixed to the glass tube bulge. Where does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge? जो
रबर आप नीचे बांध रखे हैं, टाइट करके रखे हैं, वो धीरे धीरे क्यों फूल रहा है? Pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? क्या आप जैसे पानी ज़्यादा डालते रहते हैं तो फिर क्या वो उसका बल्जिंग और ज़्यादा होता रहता है? ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. अभी 11.15 में जैसे देखा गया है, हमको साइड में अब इसको फिक्स करना है. रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बटम. बटम में नहीं करना है, बस साइड में करना है. तो डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द स्काइज ऑफ द कंटेनर एज वेल. तो फिर इसे साइड्स में भी, क्या ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल, क्या ऐसे साइड में भी वो प्रेशर एक्सर्ट करता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर. ये बात हम जांच परखा करेंगे. एक्टिविटी 11.10. टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और ए सिलिंड्रिकल कंटेनर. एक एम्प्टी प्लास्टिक बोतल लीजिए या फिर एक सिलिंड्रिकल कंटेनर लीजिए. यू कैन टेक ए यूज्ड टीन कैन और यूज्ड ए प्लास्टिक बोतल. इसके लिए आप टीन कैन या फिर प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं. ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बोतल. ऐसे बॉटम के पास ही उसका चारों ओर 4 होल कीजिए. मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट. और जो भी आप होल कर रहे हैं, ये देखिए कि बॉटम से समान ऊंचाई पर होना चाहिए, है ना, समान ऊंचाई पर होना चाहिए. तो फिर क्या होगा? होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम. नाउ फिल द बोतल विथ वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और फिर इसमें अगर आप पानी भरते जाएंगे तो आपने क्या देखा? Do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle? What does this indicate? जैसे आप पानी डालते जाएंगे, क्योंकि ये समान हाइट में है, इसीलिए वो समान डिस्टेंस में अपना पानी चारों ओर सेम हाइट में ही बिखरते जाएगा, सेम डिस्टेंस में. तो कैन यू नाउ से द लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो फिर इससे आपको तो ये कम से कम पता चलता है कि लिक्विड अपना वॉल में भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. लिक्विड के बारे में तो पता चल गया, क्या गैसेस भी ऐसे अपने कंटेनर की वॉल में प्रेशर एक्सर्ट करता है? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट. चलिए अब गैस के लिए हम टेस्ट करते हैं. डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट. तो आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट और होल्स इन पाइप्स सप्लाइंग वाटर. तो फिर अगर सप्लाइंग ये पाइप में अगर होल होता है तो फिर ऐसे ही वो निकल के आता है. इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? वो पानी लीक होके क्यों आता है? क्योंकि वाटर अपनी पाइप की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो वो निकल के आ रहा है. व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून, जब आप एक बैलून फुलाते हैं, व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? उसके माउथ को आपको बंद क्यों रखना पड़ता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून? अगर आप माउथ को ओपन रखेंगे तो इन्फ्लेटेड बैलून का क्या होगा? सपोज यू हैव ए बैलून व्हिच हैज होल. सपोज आप एक बैलून लिए, आपको पता नहीं उसमें एक होल है, तो वुड यू, क्या आप उसको अच्छी तरह फुला पाएंगे? वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? इफ नॉट व्हाई? क्या आप अच्छी तरह फुला पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे? कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? तो फिर ऐसे में हम क्या ये बोल सकते हैं कि एयर प्रेशर सभी डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है. डू यू रिकॉल दैट हैपेंस टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब? और यही होता है हमारे बाइसाइकिल की ट्यूब में, क्योंकि जो एयर भरा जाता है आफ्टर ऑल वो हम कहाँ भरते हैं? बाइसाइकिल का ट्यूब में ही जाता है. वह इट इज ए पंक्चर. अगर ट्यूब में कुछ पंक्चर हो गया, एक छेद सा हो गया, होल हो गया, डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और ए ट्यूब? अगर कुछ प्रेशर एक्सर्ट हो गया तो फिर वो कहाँ पर होता है? एक्चुअली बैलून या फिर ट्यूब में ही होता है, उसका वॉल में ही सारे प्रेशर एक्सर्ट होता है. सो वी फाइंड दैट. अब तो हमें ये पता चल गया कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो फिर गैसेस भी अपनी कंटेनर की वॉल में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. आइए पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 11.10.
यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। आपको पता है हमारे चारों ओर एयर है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। ये जो एनवलप की तरह एयर हमारी चारों ओर घेर रखा है, यही है एटमॉस्फेयर। द एनवलप ऑफ एयर यानी कि हमारे चारों ओर ढक के जो है, द एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। कभी कभी उसको ब्लैंकेट ऑफ एयर भी ऐसे कहा जाता है, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी के अर्थ की सरफेस से लेकर बहुत ऊंचाई तक, किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर अबव तक भी ये एयर छाए हुए रहता है। तो द प्रेशर एग्जर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक एयर। जितने दूर तक ये एयर रहता है उसका एक प्रेशर भी रहता है, और यही प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फील्ड विथ एयर, तो आप जैसे ऐसे ही एक इमेजिन कीजिए जैसे कि हमारे ऊपर एक बड़ा सा सिलेंडर है और हमारी सर के ऊपर उसका वो एयर कलम को आप हिसाब में लीजिए, तो फिर इतना लंबाई से जैसे हमारे सर के ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है। लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फील्ड विथ एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देख रहे हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक सिलेंडर में आपको देखा गया है। तो बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना छोटा या फिर कितना बड़ा है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। हम चलिए इसका मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है उसका स्ट्रेंथ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना शक्तिशाली है, कितना है, उसका एक नाम होना चाहिए, और यही है मैग्नीट्यूड यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्टिविटी 11.11 टेक ए गुड क्वालिटी रबर शकर। एक गुड क्वालिटी का रबर शकर। रबर शकर मतलब क्या है? जैसे आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, आपके खिलौने में अक्सर होता है ना, आप जो बंदूक में गोली होता है, गोली जाकर चिपक जाता है एक प्लेन सरफेस पे, तो फिर वो गोली में क्या होता है? पीछे की ओर रबर शकर ही तो होता है। तो इट लुक्स लाइक ए रबर शकर कप। 11.18 में आप देख रहे हैं, प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस। आप एक प्लेन सरफेस के अगेंस्ट में उसको प्रेस कीजिए। डज इट स्टिक टू द सरफेस? अगर ये सरफेस से अच्छी तरह क्या चिपक गया, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। कैन यू डू इट? उसको एक बार ऐसे प्रेस करके चिपकाने के बाद आप खींचने की कोशिश कीजिए। क्या आप कर पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा। और क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि इसके अंदर से सारे एयर जो है, हमने प्रेस किया ना तो सारे एयर निकल गया, अब उसके अंदर एयर नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर जो प्रेशर है वो सारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हम नहीं खींच पा रहे हैं। चलिए आगे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। When you press the sucker, जब आपने शकर को प्रेस किया, most of the air between the cup and the surface escapes out. कप और सरफेस के बीच का जो एयर है वो चला आया। The sucker sticks to the surface. शकर इसीलिए सरफेस को स्टिक करके है क्योंकि the pressure of atmosphere acts on it. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसीलिए वो चिपक के है। To pull the sucker of the surface, the applied force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure. क्योंकि बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो स्टिक करके है। अगर आपको खींचना है तो फिर आपकी प्रेशर उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना आप खींच पाएंगे। तो दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब आपको पता चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा होना है। इनफैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस। तो फिर ये तो हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए जितना बड़ा है, तो फिर हमको खींचने के लिए इतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो फिर सरफेस, इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, अगर सर्कल
और वो सरफेस के बीच जहाँ पर वो चिपका है उसके बीच अगर एयर नहीं है तो फिर ये बहुत ही डिफिकल्ट है उसको पुल ऑफ करके वापस लाने में। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? अब आपको पता चला कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका ताकत कितना ज़्यादा है। इफ द एरिया ऑफ माई हेड were 15 centimeter into 15 centimeter, how much force air will exert on my head? जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, आप सोचिए अगर आपका हेड का एरिया 15 by 15 सपोज, क्योंकि ऐसे फ्लैट तो नहीं होता फिर भी लगभग ये माना गया है, तो फिर how much force air will exert on my head, जैसे हमको फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही जितना ऊंचाई तक हमारे एटमॉस्फेयर है उतना ऊंचाई तक प्रेशर भी नीचे आ रहा है, तो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारे सर तो हमको हैवी लगना चाहिए, हमारी हेड वी शुड फील इट लाइक हैवी, तो ऐसा क्यों नहीं होता? द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फियर एंड एयर इज 15 into 15 सेंटीमीटर। अब ये बात को अच्छी तरह समझिए। देखिए हमारे हेड की एरिया को लिया गया 15 into 15 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा, द फोर्स ड्यू टू एयर इन ए कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फियर एंड एरिया 15 into 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 kg। तो 225 kg का वजन जैसे हमारे सर पर हम लेके घूम रहे हैं, इतना प्रेशर हम पर आएगा। The reason we are not crossed under this force is gravity. Is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balance the pressure from outside. तो फिर हमको ऐसा लगता जैसे 225 किलो का कुछ हम सर पे लेके घूम रहे हैं, पर हमको ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमारे बॉडी का अंदर जो ग्रेविटी है, जो प्रेशर है, वो ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ग्रेविटी के समान ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो समान है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस कर लेता है और इसीलिए हमें कुछ फील नहीं होता। तो आपको पता चला कि हम कंफर्टेबल क्यों है। अब आइए बॉक्स में, डिड यू नो, क्या ये बात आपको पता है कि ओटो वान गेरिक नामक एक जर्मन साइंटिस्ट 17th सेंचुरी की बात है, वो इन्वेंटेड पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ ए वेसल। उन्होंने इन्वेंट कर लिया एक ऐसा पंप जिससे कि हम एयर को बाहर एक्सट्रैक्ट करके एक वेसल से बाहर निकाल सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, इसी पंप की मदद से उन्होंने क्या किया, ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। उन्होंने ये दिखाया कि एयर प्रेशर का फोर्स कितना ज़्यादा है। उन्होंने क्या किया, ही जॉइंट टू होलो मेटालिक हेमिस्फीयर, दो अर्धगोलाकार को जो कि मेटल से बना हुआ था उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जिसका डायमीटर था 51 सेंटीमीटर ईच, एंड उसके अंदर से एयर को पंप आउट करके ले गए, यानी कि एयर और दोनों हेमिस्फीयर के अगर जोड़ जाएंगे तो वो बॉल की तरह हो जाएगा और उसके अंदर से सारे एयर को निकाल दिया गया। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses on each hemisphere to pull them apart। अब ये दोनों हेमिस्फीयर को, ये दोनों अर्धगोलाकार को सेपरेट करने के लिए उन्होंने दोनों ओर 8 horses को इंतजाम किए खींचने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं, घोड़े मतलब उनका हॉर्स का पावर कितना ज़्यादा होता है, फोर्स कितना फोर्स से वो खींचते होंगे, और वो भी एक नहीं 8 दोनों ओर से। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। और इतने सारे होने के बावजूद भी वो दोनों को अलग नहीं किया जा सका। अब आपको पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा होता है। ओके, होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उसी के साथ वी फिनिश दिस चैप्टर। थैंक यू for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.